दोस्तों नमस्कार। आज हमारे एक सहयोगी संजीव दोसांझ की सेवानिवृत्ति है, यानी 31 अक्टूबर 2023 को। हम उनसे जानेंगे कि एक प्रसारक के रूप में, एक ब्रॉडकास्टर के रूप में उनका ये लंबा सफ़र जो आज दूरदर्शन और आकाशवाणी में समाप्त हो रहा है, ये सफ़र कैसा रहा। ये आकाशवाणी और दूरदर्शन का सफ़र बहुत ही सुहाना रहा। संजीव जी, बताइए हम सभी को कि ये सफ़र आपने कैसे तय किया, कब शुरू हुआ ये सफ़र और इतने साल आपके इस सफ़र में कैसे बीते। 15 जून 1989 को मैंने एज ए ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव आकाशवाणी जालंधर में ज्वाइन किया। उससे पहले रेडियो सुना करता था, लेकिन रेडियो में काम नहीं किया था। वहाँ पहुंचकर जाना कि लोगों की आवाज़ है आकाशवाणी। लोगों से मुलाकात हुई, इंटरव्यूज़ की, स्क्रिप्ट्स लिखी, किस तरह अनाउंसमेंट की जाती है वो सीखा, उच्चारण को सही किया, क्योंकि जिस माहौल से आए थे कुछ ऐसे शब्द थे जो हम अंग्रेज़ी की तरह बोलते थे, कुछ पंजाबी के शब्द हम हिंदी की तरह बोलते थे, तो सही उच्चारण जाना और उसको अपने आप में ढालते गए। ये सफ़र चलता गया। जालंधर से फिर मैं चंडीगढ़ आया। यहाँ पर मैंने विज्ञापन प्रसारण सेवा में काम किया और विज्ञापन प्रसारण सेवा के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया यूपीएससी से एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव और मैंने चंडीगढ़ से पटियाला चला गया। पटियाला एक छोटा स्टेशन था, नया स्टेशन था और एक नया कॉन्सेप्ट आया था एफएम रेडियोज़ का, जहाँ हम फील्ड में जाकर लोगों से बातचीत किया करते थे। उनकी समस्याएं आकाशवाणी के ज़रिए हम सुलझाया करते थे। तो वहाँ पता चला कि एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर क्या होता है। बहुत टेररिज्म का ज़माना था, उसके बाद फ्लड्स आए, बहुत मुश्किल वक्त थे, लेकिन हमें वो प्रसारण बंद नहीं करना था और प्रसारण चलता रहना था। सभी मुश्किलात के होते हुए भी हमने प्रसारण चलाया। उसके बाद पटियाला से बठिंडा, फिर चंडीगढ़ आया। फिर चंडीगढ़ के बाद 2015 में मैं आकाशवाणी दिल्ली गया। वहाँ पर मुझे विदेश प्रसारण सेवा यानी एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न में मैंने काम किया और एक नई लैंग्वेज है स्वाहिली, जो कि साउथ अफ्रीका में बोली जाती है। तो उस भाषा में भी हम लोगों ने प्रसारण किया। शॉर्टवेव पे हुआ करता था, उस शॉर्टवेव को फिर हम लाइव स्ट्रीमिंग पर लेकर आए, वेब नेटवर्क किया। तो एक वो नया ही एक्सपीरियंस था। उस ज़माने में आकाशवाणी के महानिदेशक हुआ करते थे फयाज़ शहरयार। 2016 में जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना तो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी कि आप महानिदेशालय में आकर पॉलिसी डिवीज़न संभालिए। बहुत पढ़ना पड़ा, बहुत रिसर्च करनी पड़ी। आकाशवाणी कहाँ कहाँ जाएगी, क्या लैंग्वेजेस होने चाहिए, क्या डायलेक्ट्स होने चाहिए, बॉर्डर एरिया में आकाशवाणी किस तरह काम करती है, लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म में किस तरह आकाशवाणी जाती है। बहुत से एस्पेक्ट्स में काम किया और आकाशवाणी को जाना और उसकी वर्थ जानी। संजीव जी, आपका ये सफ़र आकाशवाणी में शुरू हुआ, फिर सेवानिवृत्ति के आसपास आपके पास दोनों आकाशवाणी और दूरदर्शन का कार्यभार रहा। आप दोनों मीडियाज़ को किस तरह कंपेयर करते हैं और किस तरह दोनों मीडियाज़ एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं। 2020 में मेरा चंडीगढ़ तबादला हो गया और चंडीगढ़ में आकाशवाणी के साथ मुझे दूरदर्शन चंडीगढ़ और दूरदर्शन जम्मू का भी काम सौंप दिया गया। ये एक नई विधा थी। वहाँ हम विजुअल क्रिएट करते थे, यहाँ हम विजुअल्स में आते थे। तो ऑडियो से फिर विजुअल में आकर एक बहुत अच्छा एक्सपोजर और बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। और मुझे गर्व हो रहा है कि तकरीबन 34 साल की नौकरी में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना और अपने श्रोताओं से और दर्शकों से बातचीत हुई। इट वॉज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस इन ऑल। संजीव, जैसे जैसे मैं देख रहा था आपका प्रोफाइल, मैंने देखा कि आपने स्पोर्ट्स में भी जगह जगह कवरेजेस की और अपना योगदान दिया। एक रेडियो ब्रॉडकास्टर
जब एक स्पोर्ट्स कमेंट्री करता है या स्पोर्ट्स कवरेज करता है, कोई बहुत से क्षण आए होंगे, बहुत थ्रिलिंग मोमेंट्स आए होंगे, क्योंकि खेल शब्द सुनते ही एक उत्सुकता आ जाती है, एक थ्रिल आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है। हमारे साथ कोई ऐसा मोमेंट शेयर कीजिए जो आप ज़िंदगी भर याद करना चाहेंगे। आपने अभी स्पोर्ट्स का जिक्र किया। रेडियो में स्पोर्ट्स थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वहाँ पिक्चर क्रिएट करनी होती है। आपकी आवाज़ में ही थ्रिल होती है, आपकी आवाज़ में ही स्पीड होती है। यहाँ मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। 2012 में जब लंदन ओलंपिक्स हुई तो मुझे टेनिस कवर करने का मौका मिला। मैं रॉजर फेडरर का बहुत ज़बरदस्त फ़ैन था। तो जब उनका मैच हुआ, उसके बाद उनसे एक छोटी सी बाइट लेनी थी। तो जब मैं उनको गया, उस गैलरी में उनसे माइक उनके सामने किया, तो मैं केवल उनको देखता ही रह गया। बहुत ही हम्बल, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। तो देखते देखते मुझे भूल ही गया कि मैंने उनसे प्रश्न भी पूछना है। बाद में मैंने बाकी चैनल से कुछ प्रश्न लिए और हमने वो प्रश्न और उत्तर यहाँ फीड किए। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब जिस इंसान को आप एक आपकी एम्बिशन हो, आप चाहें कि उनसे मिल सके, जब उनको देखते हो तो आप भूल ही जाते हो, केवल उसको देखते ही रह जाते। सो दैट इज़ वन ग्रेट एक्सपीरियंस। संजीव, स्पोर्ट्स के साथ साथ आपने बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, वहाँ पर आपको मौका मिला कमेंट्री करने का। ये रेडियो कमेंट्री कैसे होती है और आपने कहाँ कहाँ की, और उसके बारे में बताइए कि किस तरह आप वो कमेंट्री देते थे। मुझे मौका मिला 26 जनवरी की कमेंट्री करने का और स्वाधीनता दिवस, इंडिपेंडेंस डे की कमेंट्री करने का लाल किले की प्राचीर से। बहुत टाइम टू टाइम माइन्यूट कमेंट्री होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जब आते हैं तो वहाँ पर सेकंड्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई शब्द जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या जब सैल्यूट हो रही है या जब राष्ट्रगान हो रहा है, हम ना बोलना शुरू कर दें। तो वो एक एक्सपीरियंस था, किस तरह एक विज़न क्रिएट करना अपने श्रोताओं के सामने, लाल किले का बताना, हिस्ट्री का बताना, लोगों का इंटरेस्ट जानना, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हाल ही में जब पिछले साल कोविड के दिनों में कमेंट्री हुई, तो उन दिनों नीरज चोपड़ा, जो कि हमारे देश के लिए जैवलिन में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आए थे, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, क्योंकि वो भी स्पेशल इनवाइटी थे, सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स जो कि ओलंपिक्स में मेडल्स जीत कर आए थे। वो भी एक बहुत अच्छा और मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। आपके पर्सनल लेवल पे आपने ये सब किया, आपने प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल में आपके परिवार में कौन कौन है, और आपने उनका बताइए कि उनका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहा और आपका उन पे सब पे कैसा कम्युनिकेशन रहा। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है, वो एक एडवोकेट है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से उसने पास आउट किया, आजकल दिल्ली ही है। उसने बाद में LLM किया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से। बहुत ही सिंसियर और लविंग बच्चा है। हाय बॉब्स, पहले तो हैप्पी रिटायरमेंट। एंड आपका मेजर बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ये कि फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज़ वेरी नेगेटिव, यू अलाउड मी टू स्टे पॉजिटिव। उसके बाद में मेरे ट्विन्स हैं, बेटा और बेटी। दोनों बहुत करीब हैं मेरे, क्योंकि जब ट्विन्स हुए तो पालना बहुत मुश्किल था। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर ड्यूटीज़ निभाया करते थे, और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि दोनों बहुत अच्छे सेटल्ड हैं। बेटा अमेरिका में है, जो कि कंप्यूटर साइंस और साइबर सिक्योरिटी कर रहा है। हेलो पापा, क्या हाल है जी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਪੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚਮਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਟੈਨਿਸ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ, ਬਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਬਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕਸੀਡ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣ 'ਚ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਜੋਏ करो। बिटिया डॉक्टर है
और मेडिकल ऑफिसर है, आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट है। He very rarely loses his temper. सबकी प्रॉब्लम्स बैठ के सुनेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे. कभी भी रैशली एक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ही क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव इन्वायरमेंट. हमारी छोटी छोटी चीज़ों पे हमेशा खुद स्ट्रेस लिया है एंड अब फाइनली उनको स्ट्रेस फ्री होने का मौका मिलेगा. हैप्पी रिटायरमेंट पॉप्स. तो बहुत गर्व होता है हम दोनों को देखकर। और इन सभी के पीछे जो एक सपोर्टिंग हाथ रहा वो मेरी वाइफ का रहा। वो एक डॉक्टर हैं, कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। उनकी भी ज़िंदगी बहुत बिजी हुआ करती थी, तो हम एक दूसरे को सप्लीमेंट कर लेते थे कि कुछ काम वो करेंगी, कुछ काम मैं करूँगा, और हम बच्चों को आगे आगे बढ़ाते रहे। मुश्किल वक्त भी आए, लेकिन उनको बहुत फेथ है ईश्वर में, शक्ति में, और उस फेथ के साथ वो सब मुश्किलात तय करती हुई आज वो भी मेरे साथ रिटायर हो चुकी हैं। He is a very caring person, a very caring husband, very affectionate person. उनको अगर कोई बात कह दी जाए तो वो उसके पीछे लग जाते हैं उसको करने के लिए. फ्यू वर्ड्स जो मैं संजीव जी के बारे में डिस्क्राइब करना चाहूँगी: लव, अफेक्शन, केयर, पेशेंस. मैं आगे भी चाहूँगी कि संजीव जी के साथ मेरा भगवान जितना लंबा सफ़र बना सके उतना मेरी खुशकिस्मती रही. ही इज़ एन एक्सलेंट हस्बैंड, एन एक्सलेंट फादर एंड एन एक्सलेंट ह्यूमन बीइंग. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी रिटायरमेंट संजीव. अब हम एक रिटायर्ड और मुझे लगता है सुकून की ज़िंदगी, चैन की ज़िंदगी, और जो हमने ज़िंदगी भर नहीं किया वो अब किया करेंगे. दूरदर्शन एक लोक सेवा प्रसारक है, एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, ऐसे ही आकाशवाणी. और समय के साथ साथ हमने देखा प्रसार भारती में भी लोक सेवा प्रसारक साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी करने लगा. एक ऐसा समय आया जब हम सभी पे एक था कि हमें रेवेन्यू कमाना है, तो एक लोक सेवक प्रसारक और उसके बाद कमर्शियल इंटरेस्ट, ये दोनों कैसे साथ साथ चल सकते हैं. और आने वाले समय में ये जो मंथन हो रहा है, ये जो चेंजेस हो रही हैं, आप एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का हमारे देश में क्या फ्यूचर देखते हैं? आकाशवाणी और दूरदर्शन आज उस स्टेज पर हैं जब एक मंथन चल रहा है कि आने वाले समय में क्या ये एक पब्लिक सेक्टर ब्रॉडकास्टर होगा या एक कमर्शियल एंटिटी रहेगा, दोनों का किस तरह मिलन होगा. थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एज अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हम बहुत कुछ कर सकते हैं. डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का जो क्षेत्र है वो इतना बड़ा है कि हमारे दर्शक और श्रोता वो करेंगे तो हम उनसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे. केवल हमें स्टूडियो से बाहर निकलकर उनके पास जाना होगा, उनसे जानना होगा कि वो हमारे से क्या चाहते हैं, क्या उनकी हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं, और उनको हमें पूरा करना होगा. संजीव, मुझे लगता है कि ये ब्रॉडकास्टिंग एक दिल का मामला है, बिकॉज़ आप लोगों के इमोशंस के साथ प्ले करते हो. आपने रेडियो में भी काम किया, दूरदर्शन में भी काम किया. अब दोनों में बताइए कि किस तरह आप लोगों की साइकी तक पहुंचते हैं. क्या चीज़ है जो आपको लोगों के साथ कनेक्ट करती है? एज अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर अगर हम अच्छा कंटेंट, अच्छा मटेरियल देंगे तो लोग हमें सुनेंगे, लोग हमें देखेंगे. हर ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं कि कंटेंट इज़ द किंग, और इसलिए हम प्रोग्रामर्स वी आर प्रोड्यूसिंग द किंग्स. इस लंबे सफ़र में 3 दशकों से ज़्यादा तकरीबन, आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे कि क्या चीज़ है जो हर ब्रॉडकास्टर को, हर प्रसारक को अपने दिल में रखनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा ब्रॉडकास्टर बन सकता है? हमें अपने कंटेंट को बनाए रखना है, फ्यूचर हमारे हाथ में है. और ये प्यार जो मुझे इतने सालों इस ऑर्गेनाइजेशन में मिला, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वही जो मैंने सीखा है इतने सालों में, सोसाइटी के उन लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊँगा जिनके पास कुछ कमी है. जो कुछ हम अभी तक एज ए ब्रॉडकास्टर कर रहे थे, अब मैं उनसे चाहता हूँ कि उनसे मैं मिलकर उन लोगों के लिए कुछ करूँ जिनको मैं अभी तक नहीं कर सका. संजीव दोसांझ, थैंक यू सो मच. आपने हमें ये समय दिया और हमने आपसे बातचीत की, आपके बारे में जाना, और
आकाशवाणी और दूरदर्शन की यादें हमने आपके साथ साझी की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।